Hello students, how are you? Today we will discuss about the balanced and unbalanced force. After that we will discuss about the laws of Newton. Okay, first of all, let us discuss about the forces. There are two types of forces. First one is balanced force and second one is unbalanced force. Okay, what are the difference between balanced force and unbalanced force? When some forces will apply on our body, if the nature of forces are balanced, then body will do not change its state. State means state of rest. If body is in the state of rest, then it will do not move. Okay, if body is in the motion, then it will do not change its velocity. It does not come into rest. Okay, in unbalanced force, if we will apply the several forces on a body, then if the nature of the forces are unbalanced, what will be happened? Then that forces will cause the body is in the motion from the rest. If body is in the motion, then unbalanced force will cause change in velocity or motion to at rest. Okay, these are the basic differences between balanced force and unbalanced force. Okay, we will discuss one by one with the help of examples. Okay, इसमें देखते हैं बैलेंस फोर्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कि अगर हमारे पास क्या है, एक कोई बॉक्स है जो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है. मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई बॉक्स है जो ऐसे ही सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है, इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना. मान लेते हैं ये हैवी वेटेड है, ये जो बॉक्स है वो हैवी वेटेड है. यहाँ पे कोई छोटा बच्चा इसको फोर्स लगा करके, है ना, इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा इस हैवी वेटेड बॉक्स को फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करना चाह रहा है, अगर ये रेस्ट में है उसको मोशन में लाना चाह रहा है, तो क्या होगा, ये रेस्ट से मोशन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, हैवी वेटेड है. इसने जितना फोर्स इस पे लगाया उतना ही फोर्स ये क्या कर रहा है, इस बच्चे पे भी लगा रहा है. कहाँ से ये फोर्स आ रहा है? ये फोर्स दो तरीके से आ रहा है कि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ग्रेविटी फोर्स से. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, ऊपर हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे आता है. क्यों आता है? क्योंकि अर्थ के पास क्या है, मास है, और जिस भी बॉडी के अंदर मास होता है उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना. ये बात अच्छे से समझ लीजिए बच्चों. तो अर्थ के पास भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है जो इसको अपनी तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. ये बच्चा इसकी तरफ जो इधर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स का अपोज कौन कर रहा है, जिससे ये मूव नहीं करेगा, है ना. वो फोर्स जो होता है सरफेस के बीच में लगता है, दो सरफेसेस के बीच में लगता है, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. अब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, है ना, कि हमेशा क्या करता है, किसी भी मोशन का अपोज करता है ना. जो बॉडी है ये मूव नहीं करेगी, हम चाहे इस पर क्या करें, फोर्स बढ़ाते जाएं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हम क्या करेंगे, इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो पहले हमें ये समझना है कि इस बॉक्स के बीच में और इस सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. जैसे अगर हम लोग चलते हैं रास्ते पे, है ना, अगर जो रोड है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, तो उस पर हम लोग ईजिली चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ भी सकते हैं. लेकिन अगर वो सरफेस क्या हो, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्मूथ हो, तो क्या होगा, अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना चाहेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे. तो सरफेस स्मूथ होने से क्या होगा कि हमारे पैर के बीच में और उस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बहुत कम लगेगा. ठीक है, तो ये सरफेस ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, है ना.
तो जब रफ सरफेस था, रोड का जो सरफेस था वो रफ था, तो इसमें हम लोग दौड़ रहे थे, बहुत ईजिली हम लोग दौड़ रहे थे, जितना तेज चाहे उतना तेज दौड़ सकते हैं। लेकिन जब सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहे, है ना, घर में टाइल्स लगे हैं और बाहर सड़क पे, दोनों पे किस पे दौड़ना आसान रहेगा? सड़क पे दौड़ना आसान रहेगा। टाइल्स पे दौड़ेंगे तो क्या होगा? फिसल के गिर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बातें आ रही है सामने कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो सरफेसेस के बीच में लगता है। एक जगह जो सरफेस स्मूथ था वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं किया, हम गिर गए। गिरने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमें नहीं रोका, आगे बढ़ने से नहीं रोका, इसलिए हमारा पैर क्या हुआ? आगे की तरफ फिसला और हम गिर गए। अगर रफ सरफेस रहता है तो हम कहाँ फिसलने से बच जाते हैं? आगे फिसलने से बचते हैं, है ना। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो दो सरफेसेस के बीच में लगता है और ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ठीक है। और जबकि ग्रेविटी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। जो ग्रेविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो कोई भी इसमें कॉन्टैक्ट नहीं है, अर्थ के और इस मार्कर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है बिना किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट के वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। अगर कोई छोटा बच्चा है इस हैवी वेटेड बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। इट मीन्स जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स ये उस पर भी लगा रहा है। वो बच्चा अगर फोर्स बढ़ाता जाए तो ये भी बढ़ाता जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है? बात समझ में आ रही है? अगर उसने और ज़्यादा फोर्स लगाया या फिर दो बच्चे आगे मिलकर फोर्स लगाए तब तो ये मूव कर जाएगा। मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स था यहाँ पर उससे ज़्यादा फोर्स दोनों बच्चों ने मिलकर लगा दिया, तो क्या हुआ? अब ये आगे मूव करने लगा। आई बात समझ में? तो वो कंडीशन किसका हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स की जब भी हम बात करेंगे तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस या फिर एक ही फोर्स काम करेगा, और उस कंडीशन में जो स्टेट ऑफ बॉडी है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर फोर्स लगाएं तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इट मीन्स वो क्या है? बैलेंस फोर्स है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये देख लेते हैं, है ना, कि टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में क्या होता है कि एक रोप होता है, रोप में एक मार्क कर दिया जाता है और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं? एक और मार्क कर लेते हैं, और जो भी टीम, एक टीम इधर रहेगी दूसरी टीम इधर, और दोनों ही टीम क्या करेगी? इस रोप को अपनी तरफ पुल करेगी, है ना। इधर पुलिंग फोर्स लगेगा, इधर भी क्या करेगा? पुलिंग फोर्स लगेगा। जो भी इस मार्क को अपनी तरफ खींच लेगा वो टीम जीत जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि कोई रस्सी है, रस्सी को खींचने वाले जो गेम होता है ना, उसको क्या कहते हैं? टग ऑफ वार कहते हैं। तो दो टीम है, टीम ए है, टीम बी है। टीम ए इधर खींच रही है, टीम बी इस रोप को इधर खींच रही है ना। तो अगर कंडीशन ये हुआ कि टीम ए और टीम बी दोनों ही बराबर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो जो रोप के ऊपर मार्क लगा हुआ है वो क्या होगा? वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। इट मीन्स ये जो रोप है अपनी जगह पे ही फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स टीम ए ने लगाया उतना ही फोर्स टीम बी ने भी लगाया, ठीक है। तो इस तरह के फोर्सेस को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो एक कंडीशन और है, तीसरा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें, है ना। कि कोई कार है जो रेस्ट पे है, कोई कार है, कार इज एट रेस्ट। कोई कार है जो रेस्ट पे है, उसको हमें क्या करना है? मोशन में लाना है। तो मोशन में लाने के लिए हम कम फोर्स लगाएं तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स है? जब तक हम फोर्स लगाते रहें और कार मूव न करे तब तक वो जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स कहलाएगा। जैसे ही हमने फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाया और कार आगे की तरफ मूव कर गई, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट जो है चेंज हो गया। कौन सा स्टेट? रेस्ट से मोशन में आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। और जब कार मूव नहीं करेगी तो क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स।
ठीक है। अब बात आती है अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हो जाएगा कि जो बच्चा ये फोर्स लगा रहा था इस बॉक्स को, हैवी वेटेड बॉक्स को मूव कराने की, तो अब क्या होगा कि उसने और ज़्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, या फिर उसका दोस्त आ गया, उन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, है ना। और टोटल जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया, 2 टाइम्स एफ हो गया। अब ये मूव करने लगा। इसका मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स था, मतलब इसके फोर्स का जो अपोज कर रहा था, है ना, उससे ज़्यादा फोर्स इन दोनों बच्चों ने मिलकर लगा दिया, जिसकी वजह से ये मूव कर गया। ये जो कंडीशन वो किसका है, अनबैलेंस्ड का है। ठीक है। दूसरी बात किसकी है, टग ऑफ वार की है। टग ऑफ वार में क्या होता है कि जब कोई एक टीम जीत जाए, है ना, व्हेन वन टीम suddenly loses the rope, then another team will get won the game. दूसरी टीम क्या हो जाएगी, जीत जाएगी, अगर एक टीम क्या करती है, रिलीज कर देती है या फिर कम फोर्स लगाती है, तो दूसरी टीम क्या करेगी, फोर्स ज़्यादा लगा करके जीत जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक तरफ फोर्स कम लग रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा जब एक टीम जीत जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा, बैलेंस वाले में कोई भी टीम विनर नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मार्क को कोई भी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, जब कोई कार रेस्ट पे है तो उसको 1 से 2 लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुशिंग फोर्स लगाते हैं, और कार क्या होती है, रेस्ट से मोशन में आ जाती है ना। तो कार का जो रेस्ट में कंडीशन था उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता, जब हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो कार मूव करने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ फोर्स ज़्यादा है, एक तरफ फोर्स कम है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। गॉट इट, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना। सेकेंड चैप्टर का ये जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, और देयर आर 3 laws of motion which are given by the Newton. First law is known as law of inertia, laws of inertia. Second law is known as momentum conservation, momentum conservation. Okay. Third law is known as action and reaction, action and reaction law. Let us discuss the first laws of motion. Okay, this is also known as first law of motion, this is known as second law of motion, and this is known as third law of motion. Okay, action reaction law is known as third law of motion, this is known as second law of motion, this is known as first law of motion. Okay, so let us discuss the first law of motion, or we can say law of inertia. First of all, let us see the statement of this law. In this law, Newton says that when a body
or an object is at rest, then it wants to be remain in rest condition, or if a body is in the motion, then it wants to be remain in motion condition और motion. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कि सपोज दैट हमारे पास बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो क्या ये बॉक्स को हम बोलें कि बॉक्स को मूव करने के लिए, तो क्या बॉक्स ये मूव करेगा? नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, है ना, तब क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट लॉ भी तो यही कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी इज इन एट द रेस्ट, है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कब तक, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तब तो ये मूव किया। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स के लिए ये अप्लीकेबल है कि हम कहीं भी ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जो एक्सेप्शंस आएंगे उसका देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर हम जब भी फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमने फोर्स की डिफिनीशन देखी थी, उसमें हमने डिस्कस किया था, है ना, फोर्स इज एन एक्सटर्नल डिवाइस विच टेंस और चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, और कोई बॉडी क्या है, मोशन की कंडीशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। अगर ये मोशन में है तो इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे से ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? तो ये जो काम हो रहा है ना, वो न्यूटन ने बताया था कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस थी। फिर इसके बाद से इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, और करके इसको हम समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट do not changes its state of rest, comma state of motion, comma state of direction। स्टेट ऑफ डायरेक्शन इसमें भी इंक्लूड रहेगा, और स्टेट ऑफ शेप एंड साइज, स्टेट ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है। अनटिल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अनटिल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो इसमें भी हमें ऐड करना पड़ेगा अनटिल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अभी आप। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स
स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन और स्टेट ऑफ शेप एंड साइज अंटिल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपना जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ मोशन हो, स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो। स्टेट ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसको क्या किया, थ्रेड से बांध करके उसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, है ना। तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो अगर हमने ऐसे रोटेट कराया तो उसको बार बार हम क्या करें, अपनी तरफ, सेंटर की तरफ, है ना, ये सेंटर है, सेंटर के अराउंड हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं। तो हर बार हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर की ओर पुशिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे वो घूमता रहे। किसी भी बॉल को आप थ्रेड से बांध के घुमाने की कोशिश करिएगा तो बार बार ये समझ में आएगा कि हम अंदर की तरफ उस बॉल को खींच रहे हैं। अगर नहीं खींचेंगे तो बॉल क्या हो जाएगा, वहीं से धीरे धीरे अपना स्पीड कम करते हुए रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज करना है तो भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कोई बॉडी जिस स्टेट में है वही रहना चाहता है। ठीक है, अगर शेप एंड साइज की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें हम, तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगी। जैसे बैलून की बात करें, बैलून है हमारे पास, तो बैलून के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। अगर उसको हम फोर्स ना लगाएं तो जिस स्टेट में है वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है किसके कारण, फोर्स अप्लाई करने के कारण, है ना। तो न्यूटन ने ये बात बहुत पहले ही कही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, वो अपना स्टेट तब तक नहीं चेंज करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। अगर डायरेक्शन कोई चेंज कर रहा है तो डायरेक्शन भी डायरेक्शन में ही रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही क्या करेगा, वो मूव करता रहेगा। उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बैलून है, बैलून के शेप एंड साइज चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, उसके बारे में जो थ्योरीज थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो हम अपने ब्लैंकेट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए उस पर हम क्या करते हैं, रॉड से इसको हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं। आपने किया है कभी ऐसा? अगर नहीं किया बच्चों तो एक बार करके देखना। जो ब्लैंकेट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स को सीधा रख देना, है ना, उसके ऊपर क्या करना, स्टिक लेकर के बीट करना है। फिर क्या होगा, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे हम हीट करेंगे वो पोर्शन ब्लैंकेट का मोशन में आएगा, और जो ब्लैंकेट में पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लैंकेट क्या हो जाएगा, आगे मूव कर जाएगा, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आता है, जिसको लॉज ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। बाइक या फिर कार, बस में बैठे हैं कोई, अगर बस या कार या मोटरसाइकिल जो भी है रेस्ट में है, तो अगर अचानक से मूव करता है तो हम लोग पीछे की तरफ घूम जाते हैं, पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। पीछे की तरफ क्यों मुड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेट है मोशन में आने से पहले वो तो पीछे था। ठीक है, तो हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी पोजीशन की तरफ ही रहते हैं, पीछे गिरते नहीं हैं, हम अपनी पुरानी पोजीशन में रहते हैं। कार के साथ जो हमारी बॉडी रहती है वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है ना। सडनली हम क्या करें, कोई व्हीकल एक्सेलरेट करते हैं तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमारा रेस्ट पोजीशन तो जो था वो पीछे ही था। दूसरी बात कर लेते हैं इसकी, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ब्रेक अप्लाई करते क्या हो जाता है, आगे की तरफ हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि हम तो कंफर्ट जोन में आ चुके थे, मोशन की कंडीशन में आ चुके थे। जैसे ही बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो हम तो मूव कर रहे थे, बस तो रेस्ट में आ गई, हमारी बॉडी किस में थी, मोशन में, तो हम मोशन में आ जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, वो भी किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट रोड पे हैं तो स्ट्रेट रोड पे जाना चाह रहे हैं जाइए, लेकिन जैसे ही टर्न आएगा तो आप क्या करेंगे, टर्न के साथ मूव करेंगे नहीं, आप बाहर की तरफ
मूव करने लगते हैं। मतलब आपका जो डायरेक्शन था वो स्ट्रेट था, यहाँ पे तो टर्न आ गया, तो आप बाहर की तरफ अपनी रोड पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी आ गई? स्टेट ऑफ डायरेक्शन की आ गई। स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्कस हो चुका है, स्टेट ऑफ मोशन डिस्कस हो गया, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, है ना। और जो लास्ट तो वो क्या था? शेप एंड साइज की बात थी, है ना। तो कोई भी हम लोग वेपन बनाते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल का, है ना, लेड का, है ना, कोई भी हो, कोई भी मटेरियल हो, हम उसका क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका शेप एंड साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को हम खींच करके क्या करते हैं? इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। कंप्रेस करें तो उसका साइज कम हो जाएगा। ये तब होगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो जो जिस स्टेट में है वैसे ही उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मोमेंटम भी डिस्कस करेंगे, इसका एग्जाम्पल भी है, वो सब सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू क्लास।